हेलो बच्चों, आज हम लोग राजीव अनसॉल्व पेपर 2026 कक्षा 10 गणित के बुक से बोर्ड एग्जाम 2025 में आए हुए प्रश्न पत्र के सेट 2 जिसका पेपर कोड 822 BW है, इसको हम लोग हल करेंगे। हम लोग यहाँ पर खंड ब वर्णात्मक प्रश्न से हल करेंगे, क्योंकि खंड अ के ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसके सारे प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर खंड ब से हल करेंगे। तो खंड ब में पहला प्रश्न है जिसमें दिया है सभी भाग कीजिए। ये जितने भी प्रश्न है 2-2 अंक का प्रश्न है। तो इसमें कुल मिलाकर के 6 प्रश्न हैं, जिसमें से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है। तो पहले प्रश्न क पर हम आते हैं, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस कौड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर प्रश्न 1 का क है, जो कि दिया है हमारा 6 माइनस कौड़ी में 2। इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। अब हम इसमें देखते हैं 6 जो है वह परिमेय संख्या है। 6 माइनस कौड़ी में 2 में 6 परिमेय संख्या है तथा ये कौड़ी में 2 जो है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर इसमें 6 जो है ये परिमेय संख्या है और कौड़ी में 2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए 6 माइनस कौड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। ये 6 माइनस कौड़ी में 2 जो है ये अपरिमेय संख्या है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका कुछ कारण होगा। यहाँ पर इसका कारण ये है, चूंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए ये 6 माइनस कौड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर है। अब इसमें ख प्रश्न जो दिया है, प्रश्न संख्या ख, कह रहा है x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। इसको थोड़ा ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये प्रश्न संख्या ख है आपका। यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है। तो एक बिंदु हमारा दिया है -2 माइनस 5। यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं नीचे की तरफ, इसको इधर भी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु है 2 माइनस 5, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 5। एक बिंदु हमारा यहाँ है, ये क्या है आपका 2 माइनस 5, एक बिंदु ये है। और दूसरा बिंदु है -2 9, x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर 9। हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है जिसका निर्देशांक -2 9 है। तो x अक्ष पर हमें एक ऐसे बिंदु को बताना है कि जिसकी दूरी इन दोनों बिंदुओं से क्या हो? समान हो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इसे बिंदु आप रख लीजिए A और इसे B।
तो x अक्ष पर कोई बिंदु आप P मान लीजिए। तो जब बिंदु x अक्ष पर है तो उसकी कोटि जो होगी वह 0 होगी, उसकी कोटि जो होगी वह 0 होगी। तो x अक्ष पर ये बिंदु P का निर्देशांक हम मानते हैं x 0 है। अब इन दोनों बिंदुओं, यहाँ से ये वाली दूरी जो है और A से P तक की दूरी, ये दोनों क्या हैं? समदूरस्थ हैं, दोनों आपस में क्या हैं? ये बराबर हैं। तो हमें यहाँ पर ये जो x अक्ष पर बिंदु है इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या है? x 0 है। इसे हम P मानते हैं, निर्देशांक P बराबर x 0। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु A क्या है? 2 - 5 तथा P x 0 के बीच की दूरी। यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर होगा AP बराबर, तो दूरी सूत्र आपको ज्ञात होगा, क्या होता है? कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह जो है दूरी सूत्र का फार्मूला है। इस सूत्र से हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर x2 हमारा क्या है? x2 x है, तो x - x1 के जगह पे क्या लिखेंगे? 2। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 0 है, तो 0 - y1 के जगह -5 है, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर फार्मूला आपको ज्ञात होगा, जो कि होता है a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर होगा x² - 4x और प्लस ये 4 होगा, और प्लस 0 में 5 को जोड़ेंगे तो ये 5 होगा और इसका वर्ग हो जाएगा 25। अब यहाँ पर होगा x² - 4x और 25 और 4 ये 29 हो जाएगा। तो ये जो आपका आया है ये AP की लंबाई आ गई, यानी बिंदु A और P के बीच की दूरी ज्ञात हो गई। इसे हम लिख लेते हैं मात्रक। पुनः बिंदु B क्या है आपका? ये -2 9 तथा P यानी x 0 के बीच की दूरी। पुनः उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, यानी BP बराबर। अब यहाँ पर x2 की जगह लिखेंगे x माइनस x1 की जगह पर -2, तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और ये प्लस y2 की जगह लिखेंगे 0, y2 की जगह 0, और ये माइनस y1 की जगह होगा आपका ये 9 का होल स्क्वायर। अब फिर इसे हम उसी प्रकार हम हल करेंगे, इसे a + b के होल स्क्वायर पर, तो x² + 4x होगा और प्लस 4, और 0 में 9 को हम घटाएंगे तो -9 होगा, और उसका वर्ग करेंगे तो +81 आ जाएगा। ये 81 हो गया। यहाँ पे मिलेगा आपको x² + 4x और 81 4 85। तो ये आ गया आपका ये बिंदु B और P के बीच की दूरी। अब यहाँ पे दिया है प्रश्न में, चूंकि बिंदु क्या है? समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो जब ये बिंदु समदूरस्थ हैं तो इसलिए ये AP बराबर क्या होगा? आपका BP होगा।
तो जो AP की लंबाई आपका क्या आया है, ये रूट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये 29 है। अब बराबर ये BP की लंबाई क्या आई है, x स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस ये 85। अब हम क्या करते हैं, कड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कड़ी जो है हट जाएगी, यानी आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और बराबर x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। अब यहाँ पर दोनों तरफ x स्क्वायर है और धनात्मक है, चिन्ह समान है, तो इससे ये कट जाएगा। और हम ये 4x को बाएं साइड लाएंगे तो यहाँ आपका आएगा माइनस 4x और ये इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 4x और ये 29 को 85 की तरफ ले जाएंगे तो 85 माइनस 29 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस के 8x बराबर यहाँ पर ये 85 में से 29 घटाएंगे तो 15 में से 9 निकलेगा 6 और ये 7 में से 2 निकलेगा तो ये 5। अब ये x बराबर क्या होगा, माइनस 56 बटे 8, 8 से काट देंगे 8 7 56, यानी x बराबर माइनस 7। तो x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x अक्ष पर बिंदु, तो x अक्ष पर बिंदु आप क्या माने हैं, x 0 माने हैं, तो x की जगह क्या रखेंगे माइनस 7 और ये 0, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी जो x अक्ष पर बिंदु होगा माइनस 7 0 होगा। अब प्रश्न 1 का ग में दिया है बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 2 बिंदु है हमारा, ये आपका प्रश्न 1 का ग है। एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक हैं -2 2 है, और एक बिंदु और है, इसे हम B मानते हैं, जिसका निर्देशांक दिया है 2 8। तो इन दोनों बिंदु को जो ये रेखा मिला रही है, इस रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो ये इसे 4 बराबर भागों में बांट दे रहा है, 1 2 3 4। ये चारों भाग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका हम निर्देशांक, ये बिंदु मान लेते हैं नाम P है, ये Q है, R है। तीनों बिंदुओं का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अब एक चीज और जान लेते हैं हम, जब ये 4 बराबर भागों में बांटेगा तो ये जो बिंदु Q है ये AB का मध्य बिंदु होगा, और ये बिंदु P जो है ये AQ का मध्य बिंदु होगा, और बिंदु R जो है ये BQ का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु का सूत्र प्रयोग करेंगे। अब आप लिखेंगे बिंदु A -2 2 तथा B 2 8 का मध्य बिंदु Q बराबर फार्मूला क्या होगा आपका, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ये आपका सूत्र होगा। तो यहाँ पर x1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये -2 और प्लस x2 की जगह पर 2 बटे में ये 2 हो जाएगा, और ये y1 की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस y2 की जगह पर 8 और बटे में 2। अब यहाँ पर 2 में से 2 को हम निकालेंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये 0 बटे 2 होगा, और ये 8 और 2 10 बटे 2।
अब ये 2 से 10 को काटेंगे तो ये 5 बार में, और यहाँ पर ये 0 में जब 2 का हम भाग देंगे तो ये 0 होगा और ये 5, यानी ये जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, इसका निर्देशांक 0, 5 होगा। अब हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बिंदु A और Q का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे बिंदु ए क्या है आपका -2, 2 तथा Q आपका कितना आया है 0, 5 का मध्य बिंदु P बराबर, ये P बराबर क्या होगा, वही फार्मूला लगाएंगे जो इसके हम पहले लगाए हैं, ये x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फार्मूला लगाएंगे। तो x1 की जगह पर -2 और प्लस x2 की जगह 0/2, और ये y1 की जगह 2 और ये प्लस y2 की जगह 5/2। तो यहाँ 0 में जब -2 ये करेंगे, इसे हल करेंगे तो -2/2 होगा, और ये 5 और 2 7/2, ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर आपका मिलेगा क्या, -1 और ये 7/2। तो ये बिंदु P का निर्देशांक आ गया। यहाँ पर जो ये बिंदु P है इसका निर्देशांक आ गया -1 और 7/2। अब हमें R का निर्देशांक निकालना है। तो R क्या होगा, इस बिंदु Q और B, इस B और Q का मध्य बिंदु होगा। तो इसे भी हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं बिंदु B 2, 8 तथा Q क्या है आपका 0, 5 का मध्य बिंदु R बराबर, उसी तरीके से ये x1 + x2 यानी 2 + 0/2, और यहाँ पर ये 8 + 5/2। अब 2 में 0 को हम जोड़ेंगे तो 0, ये 2/2 होगा, और ये 8, 5 13/2। इसे हम काट देंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1, 13/2। तो ये जो होगा इस बिंदु R का निर्देशांक होगा। ये जो बिंदु R है इसका निर्देशांक 1 और ये 13/2। तो इस प्रकार ये बिंदु A और B से होकर जो रेखा जा रही है उसका जो है उसे 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, एक क्या होगा -1 7/2, 0, 5 और 1 13/2। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके प्रश्न संख्या घ पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि एक कड़ी में 1 + sin θ/1 - sin θ बराबर sec θ + tan θ। इसको आपको सिद्ध करना है। जितने भी प्रश्न हैं आपको खूब सावधानी से बोर्ड परीक्षा में सिद्ध करना है, हल करना है, कहीं भी गलती नहीं करनी है। तो इसको हम घ वाले को हल करते हैं। ये पहले प्रश्न का घ है, जो कि दिया है कड़ी में 1 + sin θ और बटे में 1 - sin θ बराबर हमें सिद्ध करके लाना क्या है, sec θ + tan θ। ये आपका प्रश्न है। अगर इसको आप हल कर देंगे तो आपका 2 नंबर तैयार हो जाएगा। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, कड़ी में 1 + sin θ/1 - sin θ। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसके हर का परमीकरण कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर
अब हर का परमीकरण कैसे होगा, यहाँ पर हर में देख रहे हैं हम 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसके अंश और हर दोनों में 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये कड़ी में थोड़ा कड़ी को बड़ी बनाते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अब बटे 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे। अंश में भी हम यहाँ माइनस है ना, तो इसका उल्टा यानी 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा का गुणा अंश में भी करेंगे और 1 प्लस साइन थीटा का गुणा हर में भी करेंगे। यहाँ 1 प्लस साइन थीटा से गुणा जब होगा 1 प्लस साइन थीटा में, यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में यहाँ 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है और 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पर फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है आपका कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम फार्मूले को लिख दे रहे हैं, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र होता है। अब हम देख रहे हैं दोनों पर हमें स्क्वायर मिल गया, तो जब ये कड़ी को हटाएंगे तो ये स्क्वायर आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर कड़ी को हटाने पर यहाँ मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ मिल जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में ये कास स्क्वायर थीटा है तो ये मिल जाएगा आपका कास थीटा, क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकाले हैं। अब ये कास थीटा जो है दोनों के बटे में है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बटे कास थीटा प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 बटे कास थीटा बराबर आपका सूत्र क्या होता है, सेक थीटा होता है, अब प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर आपका सूत्र होता है टेन थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से हल करते करते यहाँ पर कहाँ पर पहुँच गए हैं, राइट हैंड साइड के बराबर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। अब हम इसके प्रश्न अंग पर आ जाते हैं। अंग में दिया है त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपका है प्रश्न अंग, ये जो है आपका प्रश्न संख्या 1 का अंग है। अब इसमें कह रहा है एक वृत्त है, हम चित्र को बना लेते हैं साथ में। ये इस प्रकार से ये आपका वृत्त है, तो ये आपके वृत्त का केंद्र है, इसे हम मान लेते हैं ये O है। अब इस वृत्त में बता रहा है कि इसकी जो जीवा है, ये जीवा है जिसे हम ए बी लिखते हैं। तो इस जीवा द्वारा ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा है। ये जो कोण आपका बन रहा है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और ये वृत्त की जो त्रिज्या है ये है आपकी 21 सेमी की। तो इसमें जो संगत, इसमें जो वृत्तखंड है, इसमें संगत वृत्तखंड, इसका जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है, 21 सेमी। ये जो वृत्त की त्रिज्या है वह 21 सेंटीमीटर है। अब ये केंद्रीय कोण,
थीटा बराबर, ये केंद्रीय कोण थीटा कितने अंश का है, 60 अंश का। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा, यहाँ पे आपका फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका फार्मूला r² ब्रैकेट में पाई इंटू थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये जो है आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, फार्मूला है। तो यहाँ पर r की जगह पर आपको रखना क्या है, ये 21 सेमी। तो 21 का क्या हो जाएगा, वर्ग होगा। और यहाँ पर पाई की जगह पर आप मान रखेंगे 22/7 और गुणे में थीटा की जगह पर आपको रखना है 60 और बटे 360 और माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह पर रखना है 60 अंश। अब इसको हम हल कर देंगे। अब यहाँ पर 21 का वर्ग जो होगा वो 441 होगा और यहाँ पर ये काटेंगे इसको 6 बार में, 60 से 360 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा और फिर ये काटेंगे 2 3 6 और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में कटेगा। तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, 11 बटे ये 7 3 21 और माइनस 1/2 साइन 60 अंश का मान होता है आपका कड़ी में 3/2। अब इसे हम लिखते हैं, ये 441 का गुणा हम 11/21 में करेंगे तो 441 गुणे 11/21 और माइनस यहाँ पर ये 441 का गुणा यहाँ कर दें तो 441 गुणे 1/2 और गुणे ये कड़ी में 3/2। अब ये 21 से 441 को हम काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा। यहाँ पर आएगा आपका 21 में 11 का गुणा तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 1 23 हो जाएगा। तो ये आपका 231 आ गया और माइनस ये यहाँ पे गुणा होगा तो ये 441 कड़ी में 3 और बटे ये 2 का गुणा 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है 231 माइनस 441 कड़ी में 3/4, ये आपका आंसर हो गया, सेमी स्क्वायर। अब हम प्रश्न संख्या 1 के लास्ट प्रश्न पर आते हैं जो च है, जिसमें दिया है एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृक्षा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा, पहला क्वेश्चन दिया है लाल है और दूसरा क्वेश्चन दिया है हरा नहीं है, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी होगी। अब इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि ये किस चैप्टर से ये प्रश्न दिया है, ये प्रायिकता चैप्टर से है। तो ये आपका प्रश्न 1 का च है। तो यहाँ पर लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे बराबर इसकी संख्या कितनी है, 4 है। और सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे बराबर कितना है, 8। और हरे कंचे कितने हैं, हरे कंचे बराबर 5 है। अब हम कुल कंचे निकालेंगे, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे, 8 4 12 और 12 5 17, यानी कुल कंचों की संख्या कितनी होगी, 17। यानी इन तीनों की संख्या को हम जोड़ देंगे। अब हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि अगर उसमें से एक कंचा निकाला जाता है तो वह कंचे के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन,
हम यहाँ पे लिखेंगे डिब्बे से एक कंचा निकालने पर लाल होने की प्रायिकता। जब एक कंचे को हम निकाल रहे हैं तो उसमें से कंचा जो है लाल होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पीई बराबर, अब लाल कंचों की संख्या कितनी है? 4 है और कुल कंचे कितने हैं? 17। तो ये 4/17 होगा। इसकी प्रायिकता जो होगी 4/17 होगी। अब यहां पर आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिया है हरा नहीं है। तो हरा नहीं है कि प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पहले हमें हरे कंचे की प्रायिकता ज्ञात करना होगा। यहाँ पर हरे कंचे की प्रायिकता पीई बराबर आपका होगा, हरे कंचे की संख्या कितनी है? 5 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 5/17। इसकी प्रायिकता 5/17 होगी। अब हमें निकालना क्या है? हरा नहीं है। कंचे हरे नहीं है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? यानी P नॉट E। तो P नॉट E का फार्मूला आपका होता है 1 - PE। तो एक में से हमें PE यानी हरे कंचे होने की प्रायिकता ये 5/17 को घटा देना है। 5/17, तो ये 17 एकम 17 माइनस 5/17। 17 में से 5 को हम निकालेंगे तो ये आपका आएगा 12/17। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न के जो 6 प्रश्न हैं वो सब समाप्त हो गए। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। इसमें किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें केवल 5 प्रश्न को ही हमें हल करना है। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के हैं? 4 अंक के हैं। इसमें जितने भी 5 प्रश्न होंगे वह 4 अंक के होंगे। तो इसे हमें हल करना है। तो इसमें क वाला प्रश्न है जो दिया है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेमी और 4.5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पर 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 7.5 और 4.5 है। हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें आशा है कि आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो यहाँ पर ये प्रश्न संख्या आपका 2 है। 2 का ये क है। तो पहले हम इसकी आकृति को बना लेते हैं, तभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त की बात कर रहा है। तो संकेंद्रीय वृत्त है क्या? जब 2 वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो उन वृत्तों को हम क्या कहते हैं? संकेंद्रीय। तो एक वृत्त हम बना लेते हैं बड़ा सा। इस प्रकार से एक वृत्त है और एक छोटा वृत्त बना लेते हैं इस तरीके से। अब दोनों वृत्त का केंद्र O है। ये O जो है दोनों वृत्त का केंद्र है। ये केंद्र O जो है दोनों वृत्त के लिए कार्य कर रहा है। अब इस प्रश्न में कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा, जो ये बड़े वृत्त की जीवा है, यहां से हम जीवा बना लेते हैं, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये बड़े वृत्त की जीवा ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। इसे हम A मानते हैं, ये B मानते हैं।
और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर के ओ से लेकर के ए तक, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 7.5 सेमी, ये आपका दिया है 7.5 सेमी। और छोटे वृत्त की त्रिज्या हम ये वाला मिला लेते हैं, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या इसे हम पी मानते हैं, इसकी लंबाई दिया है 4.5 सेमी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये बड़े वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है त्रिज्या ओ ए बराबर 7.5 सेमी और ये ओ पी बराबर 4.5 सेमी। अब हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जीवा ए बी की माप, जीवा ए बी की माप या ए बी की लंबाई, जो ये जीवा ए बी है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब हम इसको यहां से हल करते हैं। अब यहां पर ये ओ ए बराबर कितना है, ओ ए बराबर 7.5 सेमी और ये ओ पी बराबर कितना है, ओ पी बराबर 4.5 सेमी। ये तो इस चित्र में क्या है, ये प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है OP जो होगा ये AB पर क्या होगा, लंब होगा। ये जो OP है ये क्या होगी, AB पर लंब होगी। तो इस तरीके से ये हमारा OPA समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPA में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा आपका, ये AP पे वर्ग प्लस OP पे वर्ग बराबर OA पर वर्ग। तो फार्मूला हम लिखेंगे ये AP पर वर्ग प्लस OP पर वर्ग बराबर ये OA यानी कर्ण है तो OA का वर्ग। AP के जगह पर तो हम AP ही लिखेंगे, AP का वर्ग। OP आपका कितना है, ये 4.5, 4.5 का वर्ग होगा। OA के जगह लिखेंगे 7.5 का वर्ग। अब यहाँ पर AP पर वर्ग, AP का स्क्वायर जो है प्लस 4.5 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा आपका 20.25 और 7.5 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा आपका 56.25। अब हम इसे पाछांतर करेंगे तो AP स्क्वायर बराबर 56.25, ये माइनस हो जाएगा 20.25। तो AP स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको, इसको घटा देंगे, 5 में से 5 निकलेगा 0, 2 में से 2 निकलेगा 0, 6 में से 0 निकलेगा ये 6, अब 5 में से 2 निकलेगा 3, ये 36 हो गया। तो AP बराबर आपका क्या होगा, ये कर्णी में 36 होगा, यानी AP बराबर आपका हो जाएगा इसका वर्गमूल 6 सेमी। तो यहाँ पर चित्र में देखिए ये AP बराबर क्या आ गया, 6 सेमी आ गया। तो यहाँ पर ये बड़े वृत्त की जीवा AB है और ये OP जो हो है क्या है, इस पर लंब है। तो इसलिए ये जो AB होगा AP का 2 गुना होगा। तो यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा AB बराबर क्या होगा, 2 गुणे AP। ऐसा क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये OP जो है ये AB को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो जितना बड़ा ये AP होगा उतना बड़ा ये BP होगा। तो इसलिए ये AB जो है AP का 2 गुना होगा।
तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या होगा आपका 2 गुणे ए पी की जगह 6 यानी ये 12 सेमी। तो बड़े वृत्त की जीवा क्या होगी आपकी 12 सेमी, ये आंसर हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न के प्रश्न संख्या ख पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो त्रिभुज से है। इसमें दिया है आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर और कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ पर ये आकृति दिया है। तो हमें सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। ये जो पी क्यू एस है ये समरूप है टी क्यू आर के। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। इसको आप लोग हल जब करेंगे तो आपका 4 अंक तैयार हो जाएगा। इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से हल होगा। पहले हम इसके आकृति को बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक इस तरीके से ये त्रिभुज है। ये है आपका P Q S और ये आपका बिंदु है T और ये है R। यहाँ पर आपका ये वाला कोण जो है ये 1 है और ये कोण आपका 2 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, सबसे पहले जो इस प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर और क्या दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। ये इस प्रश्न में दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, त्रिभुज पी क्यू एस ये समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है पी क्यू एस ये समरूप है टी क्यू आर के। इसी को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम यहां से हल कर लेते हैं। यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर में, ये वाले पी क्यू आर में, पी क्यू आर में यहाँ पर है क्या कोण 1 बराबर कोण 2। ये जो है इस प्रश्न में दिया है। इसलिए अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं कोण 1 की सम्मुख भुजा क्या है, ये पी आर है। तो ये पी आर जो होगा बराबर होगा कोण 2 की सम्मुख भुजा पी क्यू के, यानी पी आर बराबर होगा ये पी क्यू के। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि एक प्रमेय होता है, वह प्रमेय आपको हमेशा याद होनी चाहिए। क्योंकि किसी त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, तो इसलिए ये पी आर जो है पी क्यू के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए ये क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर ये दिया है। यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। ये क्या है इस प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर हम क्या बदल सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या चेंज करेंगे। ये क्यू आर बटे क्यू एस बराबर ये क्यू टी जो है बटे ये पी आर के जगह पर, क्योंकि इसमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप ये पी क्यू एस और टी क्यू आर को समरूप करने के लिए ये पी आर जो है इसका कोई रोल नहीं है, इसको हमें हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पी आर की जगह पर हम पी क्यू रखेंगे। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे पी क्यू। ये किससे हुआ है,
समीकरण 1 से, ये जो हम मान रखे हैं ये किससे रखे हैं, इस समीकरण 1 से। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, पहले पी क्यू यस हमें प्रूफ करना है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, ये क्यू यस ऊपर होना चाहिए, ये क्यू यस जो है ऊपर होना चाहिए। तो इसे हम उल्टा करेंगे तो इसे लिख सकते हैं, या ये क्यू यस बटे क्यू आर बराबर ये पी क्यू बटे क्यू टी। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम यहां पर आएंगे, इस त्रिभुज पी क्यू यस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में यहां पर है क्या, ये क्यू यस, ये जो क्यू यस बटे क्यू आर बराबर ये पी क्यू बटे क्यू टी, यहाँ पर किससे, इस समीकरण 2 से। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। और क्या है, ये कोण 1 जो है दोनों त्रिभुज में है, यानी पी क्यू यस में भी कोण 1 है और टी क्यू आर में भी कोण 1 है, यानी कोण 1 जो है दोनों त्रिभुज के लिए कार्य कर रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 1। ये क्या है आपका, उभयनिष्ठ है, ये जो है आपका उभयनिष्ठ है। इसलिए ये त्रिभुज पी क्यू यस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ये किससे समरूप है, इसका प्रमेय होता है यस ए यस समरूपता प्रमेय से। तो यस ए यस समरूपता प्रमेय से ये त्रिभुज समरूप हो गया। यही जो है इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या ख भी आपका समाप्त हो गया। अब हम यहाँ पर प्रश्न संख्या ग पे आते हैं। ग में क्या दिया है, एपी 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -18 हो। यानी हमें यन का मान पूछ रहा है, इस समांतर श्रेणी में यन का मान पूछ रहा है कि कौन सा पद ये -81 होगा। आपका ये प्रश्न संख्या दूसरे का ग है। तो यहाँ आपका एपी क्या है, 21, 18 और ये 15, इस तरीके से आपका एपी है। तो इसमें आपका प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, 21 है, और सार्व अंतर यानी डी बराबर क्या होगा, हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 18 में से 21 को घटाएंगे, 18 माइनस 21, तो आपका कितना बचेगा, ये -3, ये आपका -3 होगा। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना यनवा पद क्या है आपका, -81 है। ये जो -81 है ये आपका यनवा पद है। तो समांतर श्रेणी में यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी बराबर -81। ए की जगह पर आपको रखना क्या है, 21, प्लस n की जगह पर n ही रहेगा, -1 इंटू डी की जगह पर आपका क्या होगा, -3 बराबर -81। अब 21 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो n-1 और ये -3 बराबर ये -81 है, इधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। अब यहाँ पर n-1 बराबर, इसे हम जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 8 2 10, -102 होगा, और 3 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो बटे में -3 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, ये 3 3 9 और 3 4 12, यानी n-1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 34, ये n-1। अब 1 को हम
34 की तरफ ले जाएंगे तो n बराबर 34 प्लस 1 यानी n बराबर क्या होगा 35। यानी ये जो -81 है इस समांतर श्रेणी का 35वां पद है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब हम यहाँ पर इसका अगला प्रश्न घ पर आते हैं, जिसमें दिया है द्विघात बहुपद x² प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। हमें ये द्विघात समीकरण का शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण है क्या, ये प्रश्न संख्या आपका घ है। तो द्विघात समीकरण है x² प्लस 10x प्लस 21। अब आपको पता होगा कि शून्यक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या होगा, 21 का गुणा यहाँ x² के गुणांक 1 में 21 होगा। 21 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए। तो 3 सते 21 यानी 3 प्लस 7 बराबर 10 होगा। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं x² प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 7 बाहर x प्लस 21। अब ये x² प्लस ये 3x और ये होगा प्लस आपका 7x प्लस 21। यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 मिलेगा और प्लस यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस ये 3 होगा। यानी एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आपका होगा x प्लस 7। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए एक बार हम x प्लस 3 बराबर 0 से लिखेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 से। तो आपका x बराबर ये पांचांतर होगा -3 होगा और ये x प्लस 7 बराबर 0 से यहाँ पर x बराबर होगा -7। तो इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे आपके, एक -3 होगा एक -7। तो यहाँ पर शून्य क्या होगा आपका, शून्यक बराबर आपका क्या होगा, एक -3 होगा और एक -7 होगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद का शून्यक हो गया। अब इस प्रश्न में कह रहा है इस शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर दी है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या है आपका, एक -3 है और प्लस माइनस के 7। तो यहाँ पर होगा आपका -3 और -7 यानी आपका होगा -10। अब -10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये -10/1। अब यहाँ पर देखिए ये -10 है क्या, ये -10 जो है ये x का गुणांक है, ये 10 जो है x का गुणांक है। और एक क्या है यहाँ पर, ये एक क्या है, ये जो है x² का गुणांक है। तो हम इसे लिखेंगे क्या, लिख सकते हैं -10 के जगह लिखेंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए, अब किताब उठा करके NCERT का देखेंगे तो वहाँ पर फार्मूला है, सूत्र दिया है, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इस प्रकार ये शून्यकों का योगफल जो होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक इसके बराबर होगा। अब हम शून्यकों का गुणनफल भी चेक करेंगे। आप लिखेंगे शून्यकों का
गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा भाई, यहाँ पर -3 में गुणा कर देना है -7 का, तो होगा आपका ये 21। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/1। अब 21 इसमें क्या है, ये द्विघात बहुपद में देखिए ये 21 जो है अचर पद है और 1 जो है x स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 को लिखेंगे अचर पद बटे 1 को लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार आपके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब हम इसके अगले प्रश्न अंग पर आते हैं, जिसमें दिया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। तो श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये सारणी दिया है जो दैनिक मजदूरी है और ये श्रमिकों की संख्या है। तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, ये सांख्यिकी चैप्टर से है, तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करने आपको आता होगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। ये प्रश्न संख्या आपका अंग है। अब हम पहले कॉलम बनाएंगे। कॉलम क्या है, दैनिक मजदूरी। आपकी दैनिक मजदूरी है, एक कॉलम आपका होगा श्रमिकों की संख्या, ये आपका F होगा। एक और हम कॉलम बनाएंगे मध्य मान, मध्य बिंदु कहिए या मध्य मान कहिए, ये हमारा x होगा और एक कॉलम होगा F गुणे x का। इस प्रकार आप इसे कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर दैनिक मजदूरी में क्या है, 500 से 520, यहाँ पर है 500 से 520, फिर 520 से 540 और 540 से 560 और 560 से 580 और यहाँ पर 580 से 600। ये दैनिक मजदूरी है, ये श्रमिकों की दैनिक मजदूरी है। और यहाँ पर इनकी श्रमिकों की संख्या है बारंबारता, ये 12 है, 14 है, 8 है और ये 6 है और ये 10 है। अब हमें यहाँ पर मध्यमान निकालना है, यानी मध्य बिंदु। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दैनिक मजदूरी में ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो इन दोनों को आप लोग जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 500 में अगर हम 520 को जोड़ते हैं तो ये 0, 2 और ये 10 हो जाएगा। फिर इसमें हम 2 से भाग देते हैं तो कटेगा 2 पच्चे 10 और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 एकम 2 और ये 0, यानी आपका क्या मिलेगा 510। तो इसका मध्यमान क्या आ गया 510। उसी प्रकार इसे भी आप लोग हल करेंगे। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, मैं इसको बता देता हूँ। तो ये 510 और इसका मध्यमान आपका आएगा 530। इसमें देखिए वर्गमाप जो है 20-20 की है, तो आप 20 इसमें जोड़ते चले जाइए, कहीं भी आपका गलत नहीं होगा। तो 510 में 500 ये 20 को जोड़ें 530 और ये 550 होगा, फिर ये 570, फिर ये 590 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम यफ गुणे यक्स यानी इस यफ में इस यक्स का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये 510 में 12 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6120 आएगा। 530 में 14 का गुणा करेंगे तो ये 7420 हो जाएगा। और ये 550 में 8 का गुणा करेंगे तो ये 4400 हो जाएगा। और यहाँ पर 570 में 6 का गुणा करेंगे तो ये 3420 हो जाएगा। और यहाँ पर 590 में जब 10 का गुणा करेंगे तो ये 5900 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका योग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न को बहुत सावधानी से आप लोगों को हल करना है, कहीं भी गलत हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर होगा आपका योग, ये क्या है आपका सिग्मा एफ और ये आपका क्या होगा सिग्मा एफ यक्स। अब इसको जब हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ तो आपका कितना है, यहाँ पे जो कि प्रश्न में दिया है 50 श्रमिक, तो इसका जो सिग्मा एफ होगा ये 50 होगा। और ये सिग्मा एफ यक्स इसको जब आप लोग जोड़ेंगे तो मिलेगा 27260, ये आपका सिग्मा एफ यक्स हो गया। अब हमें यहाँ पर कह रहा है श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, तो यहाँ पर हमें माध्य ज्ञात करना है, यानी माध्य दैनिक मजदूरी। तो इसमें आप फार्मूला लगाएंगे समांतर माध्य का, जो कि यक्स पर बार होता है, यक्स पर बार बराबर सिग्मा एफ गुणे यक्स अपान सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ यक्स कितना है 27260, तो यहाँ आप लिख देंगे 27260 बटे एफ क्या है आपका 50 है। अब इसमें जब आप इसे काटेंगे तो आपका मिल जाएगा 545.20। इसको आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है, लेकिन ये 545.20 आएगा। तो यानी माध्य दैनिक मजदूरी आपका क्या होगा 545.20 रुपए। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न संख्या 2 के 5 प्रश्न हल हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 2 प्रश्न हम लोग इधर हल किए हैं, यहाँ पर ये क ख। तो इस प्रकार केवल आपको 5 ही प्रश्न हल करने थे, लेकिन इस प्रश्न में कितना प्रश्न दिया है 6 प्रश्न दिया है। तो छठे प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेते हैं। इसमें जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको कर दीजिएगा। बाय द वे अगर ये प्रश्न आ जाते हैं तो च में दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और मध्यक ज्ञात कीजिए। अब इस सारणी में आपको बहुलक भी ज्ञात करना है और मध्यक भी ज्ञात करना है, दोनों आपको हल करना है। ये प्रश्न संख्या आपका है च, दूसरे प्रश्न का च है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सारणी को बना लें। अब यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है। फिर यहाँ पे दिया है आपका बारंबारता, ये बारंबारता है। इसे हम यब से दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल में है क्या 65 से 85 है, 65 से 85 है, 85 से 105, 105 से 125 और 125 से 145 और 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205।
इस प्रकार आपका ये वर्ग अंतराल है। और बारंबारता क्या दिया है, 4, 5, 13, 20 है, और ये 14 है, 8 है, और यहाँ पर ये 4 है। तो ये आपकी सारणी हो गई। अब हम सबसे पहले बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बारंबारता में हम देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता क्या है, ये 20 है। तो ये आपका बहुलक वर्ग क्या होगा, 125 से 145। तो यहाँ पे बहुलक के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुलक के लिए, बहुलक के लिए यहाँ पर क्या होगा आपका, बहुलक वर्ग आपका बनेगा 125 से 145। ये आपका बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें यल बराबर क्या होगा आपका, यल जो है इसकी निम्न सीमा है। तो यल बराबर होगा ये निम्न सीमा 125। और यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा 20 जो होगा ये आपका F1 होगा, F1 होगा। और इसके ठीक पहले वाला बारंबारता जो है F0 होगा, और ठीक बाद वाला F2 होगा। तो यहाँ पर F1 बराबर हो जाएगा आपका 20, F0 बराबर 13, और F2 बराबर होगा आपका 14। और आपका H बराबर क्या होगा, H बराबर आपका यहाँ पर 20 होगा, क्योंकि ये जो वर्ग माप है उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर कितना है, 20 है। ये आपका H होगा। अब बहुलक के लिए सूत्र लगाएंगे। बहुलक के लिए सूत्र होता क्या है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और ये गुणे में H, ये आपका सूत्र होता है। तो यल की जगह पर आपको क्या लिखना है, 125 प्लस F1 की जगह पर लिखना है 20, F0 की जगह पर लिखना है 13, और 2 गुणे F1 की जगह पर 20, और माइनस F0 की जगह 13, और ये माइनस F2 की जगह लिखेंगे आप 14, और यहाँ पे गुणे में H की जगह लिख देंगे 20। अब इसे हम हल कर देते हैं। तो ये 125 प्लस 20 में से हम 13 को निकालेंगे, यहाँ पे मिलेगा 7, और ये 20 दूना 40, और ये माइनस 13 और 14 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 27, और ये गुणे में 20। अब यहाँ 125 प्लस 7 बटे 40 में से 27 को घटाएंगे तो ये 10 में से 7 निकलेगा 3, और ये 3 में से 2 निकलेगा 1, और ये गुणे 20। अब यहाँ पर 125 प्लस 20 सत्ते 140 होगा, अब बटे 13। अब यहाँ पर 125 प्लस 140 में हम 13 का भाग देंगे। तो जब 140 में हम 13 का भाग देंगे तो आपका आएगा, ये आएगा आपका 10.76। अब 125 में 10.76 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 135.76। तो ये आपका बहुलक का आंसर हो गया, यानी इस बारंबारता सारणी का बहुलक जो होगा 135.76 होगा। अब हम इसकी माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर एक कॉलम को हम और बढ़ाते हैं।
ये कॉलम कौन सा होगा? संचयी बारंबारता का होगा। ये कॉलम जो होगा ये संचयी बारंबारता CF का होगा। तो संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे? ये 4 का संचयी बारंबारता 4 ही होगा, और 4 में 5 को जोड़ेंगे तो ये 9, और 9 में हम 13 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22, 22 में हम 20 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42, अब 42 में हम 14 को जोड़ेंगे तो ये आपका 56 होगा, और 56 में हम 8 को जोड़ेंगे तो ये 64, और 64 में 4 को जोड़ेंगे तो ये आपका 68 होगा। अब इसमें n बराबर है क्या? ये लिखेंगे मध्यक के लिए। अब मध्यक के लिए यहाँ पर n बराबर आपका होगा, ये n बराबर 68 होगा। तो n बटे 2 हम निकालेंगे, 68 बटे 2, तो ये काटेंगे 2 3 6, 2 चौक 8, यानी n बटे 2 बराबर क्या आ गया आपका? 34 आ गया। अब हम देख रहे हैं 34 से बड़ा और 34 के समीप कौन सी संचयी बारंबारता है? तो 34 से बड़ा और 34 के समीप जो है आपका ये 42 है। तो जब 42 है तो 42 के सीध पर आपका क्या मिल रहा है? मध्यक वर्ग 125 से 145, ये आपका मध्यक वर्ग हो गया। अब यहाँ आप लिखेंगे मध्यक वर्ग बराबर आपका क्या होगा? 125 से 145, ये आपका मध्यक वर्ग है। तो इसमें यल बराबर क्या है? यल जो है आपकी निम्न सीमा है 125, और यहाँ पर आपका यफ क्या होगा? यफ जो है इस मध्यक वर्ग की बारंबारता है, इस मध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है, ये आपका यफ हो गया। और आपका CF क्या होगा? मध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, यानी आपका CF ये हो जाएगा, ये जो है आपका CF हो जाएगा, इस मध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, यानी आपका 22 होगा। और यहाँ पर H बराबर क्या है आपका? 20 है। अब हम यहाँ पर मध्यक का सूत्र लगाएंगे। अब मध्यक बराबर आपका सूत्र क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे ही, जो कि सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस CF, अब बटे में F, ये गुणे में H, ये आपके मध्यक का फार्मूला है। L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F और गुणे में H, ये आपके मध्यक का सूत्र है। अब इसी में आपको मान रखना है, तो L की जगह पर रखेंगे क्या? ये 125 प्लस n बटे 2 की जगह क्या रखेंगे आप? 34 को रखेंगे, तो ये 34 माइनस CF की जगह पर क्या रखेंगे? CF आपका है 22, यहाँ आपका 22 हो जाएगा, और F की जगह पे क्या लिखेंगे? 20, गुणे में H की जगह क्या हो जाएगा? ये 20। अब यहाँ पर 125 प्लस 34 में से हम 22 को निकालेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 2 और ये 1, 12 बटे 20 गुणे 20, 20 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 125 प्लस 12। अब इसमें आप जोड़ देंगे तो ये मिलेगा 7 और ये 3, 137, यानी आपका मध्यक क्या आ गया? 137, ये आंसर है। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 2 के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं। तो इस प्रश्न संख्या 3 में अथवा करके दिया है, जो 6 अंक का है। तो इसमें से आप जो इच्छा करें, दोनों में से आपको एक प्रश्न हल करना है। तो इसमें दिया है तीसरे प्रश्न में 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? इसको आपको हल करना है। इसको अगर हल करेंगे इस टाइप के प्रश्न को, तो आपको 6 अंक मिलेंगे।
तो ये है आपका प्रश्न संख्या 3। तो यहां पर लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर यक्स। इकाई का अंक बराबर y। तो हमने दहाई का अंक यक्स मान लिया और इकाई का अंक y मान लिया। तो आपका संख्या क्या हो जाएगा? आपका संख्या जो होगा, संख्या बराबर, क्योंकि दहाई का मान 10 होता है तो ये 10 यक्स होगा अब प्लस y, इकाई को जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो गया? संख्या हो गया। अब यहां पर आपका प्रथम शर्त क्या कह रहा है? प्रथम शर्तानुसार इस प्रश्न में पहला शर्त क्या है? कह रहा है दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। तो यहां पर ये दो अंकों की एक संख्या है, यानी ये 10 यक्स प्लस वाई, और इसके अंक को उलट दिया जाए, यानी यक्स की जगह पर वाई रख दिया जाए और वाई की जगह पर यक्स रख दिया जाए और दोनों का योग कर दिया जाए तो वह 99 प्राप्त होता है। तो 10 यक्स प्लस वाई प्लस यहां हम संख्या के अंकों को उलट देंगे तो 10 वाई प्लस यक्स होगा बराबर 99। इसे हल करेंगे तो 10 यक्स में यक्स को जोड़ेंगे 11 यक्स और ये प्लस 11 वाई बराबर 99 होगा। इसमें हम 11 को कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर 99। यहाँ यक्स प्लस वाई बराबर 11 को पाछांतर करेंगे तो 99/11 और इसे हम काट देंगे तो ये 9 बार में कटेगा, यानी यक्स प्लस वाई बराबर 9। ये आपका समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ये जो है समीकरण 1 प्राप्त हो गया। और यहां पर दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है? दूसरी शर्तानुसार इस प्रश्न का दूसरा शर्त क्या है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, इसमें जो संख्या के अंकों का अंतर यानी इकाई और दहाई का अंक जो है इसका अंतर क्या है? 5 है। तो इसे आप लिख सकते हैं यक्स माइनस वाई बराबर 5। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। इसको आप y माइनस यक्स बराबर भी 5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये समीकरण 2 हो गया और ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है। तो यहाँ पर विलोपन विधि से हम लोग हल कर ले रहे हैं। यही नीचे लिख दे रहे हैं समीकरण 1, यक्स प्लस वाई बराबर 9। ये समीकरण 1 है। अब इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ने पर तो ये क्या होगा? वाई से वाई कट जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा? 2 यक्स बराबर 9 में 5 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 और यक्स बराबर 14/2। 2 से काटेंगे 2 सते 14, यानी यक्स बराबर क्या आएगा आपका? 7। अब जो यक्स बराबर 7 है जो यह या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, जिसमें आपको आसानी लगे उसमें आप मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में यक्स बराबर 7 रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर 9 है। तो यक्स की जगह 7 रखेंगे प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ y बराबर 7 को पाछांतर करेंगे तो 9 माइनस 7, यानी y बराबर क्या होगा आपका? 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2। ये y का मान निकल गया। अब हमें संख्या ज्ञात करना है। अब हम संख्या निकालेंगे तो आप संख्या क्या माने थे? संख्या बराबर आपका 10 यक्स प्लस वाई, 10 यक्स प्लस वाई। अब इसी में यक्स का मान आप 7 रख देंगे तो 10 गुणे 7 प्लस वाई की जगह पर 2, तो हो जाएगा 10 सते 70 प्लस 2 बराबर ये 72।
तो आपका संख्या क्या हो जाएगा 72। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दीजिए, यदि ये जो दूसरी शर्तानुसार है, अंकों का अंतर जो 5 दिया है, तो हमने x माइनस वाई बराबर 5 रखा है। लेकिन अगर आप लोग इसे y माइनस एक्स बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान तब 2 आएगा और y का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपका संख्या क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इस प्रकार ऐसी दो संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 2 संख्याएं होंगी। वो कौन कौन होगा? एक तो आपका ये 72 होगा या आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर 2 आएगा, या तो आपका 72 संख्या होगा या तो 27 होगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न आपका हल हो गया, लेकिन यहाँ पर अथवा दिया है, तो आप चाहे अथवा भी कर सकते हैं। तो चलिए अथवा वाले को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। ये आपका है प्रश्न 3 का अथवा। तो यहां पर हम लोग मानेंगे बर्तनों की संख्या पूछ रहा है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत पूछ रहा है। तो यहां आप लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या बराबर यक्स। बर्तनों की संख्या आप क्या मान लिए? यक्स मान लिए। तो यहां पर प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगा? यहां पर लागत दिया है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या कितना है? यक्स है। तो यक्स का 2 गुना यानी 2 यक्स और प्लस 15, यानी प्रत्येक नग की लागत क्या होगी? 2 यक्स प्लस 15 रुपए। ये क्या होगा? प्रत्येक नग की लागत। अब यहां पर दिया है कुल निर्माण लागत। यहां पर जितना बर्तन निर्माण किया गया है उसकी कुल लागत। तो यहां पर लिखेंगे कुल लागत बराबर, कुल लागत यहां पे क्या दिया है? 2250 रुपए। तो कुल लागत कैसे पता चलेगा? बर्तनों की संख्या में प्रत्येक नग की लागत का यदि हम गुणा कर दें तो उसकी कुल लागत पता चल जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स का गुणा करेंगे 2 यक्स प्लस 15 बराबर 2250। यहाँ पर यक्स का गुणा करें तो 2 यक्स स्क्वायर प्लस 15 यक्स बराबर 2250। अब हम 2250 को पाछांतर करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस 15 यक्स माइनस 2250 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2250 इसका गुणा आपको यक्स स्क्वायर के गुणांक 2 में कर देना है, और उसके बाद जो उसका गुणनफल आएगा उसका ऐसा गुणनखंड जिसको घटाने पर मध्य पद यानी 15 के बराबर आ जाए। तो ये कितना होगा? यानी इसमें हम अगर गुणा करें 2250 में तो यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा 0 में
ये आपका 0 मिल जाएगा, और 2 पचे 10, 10 को 0, और 2 दूना 4 और 1 5, और ये 2 दूना 4, यानी 4500 हो जाएगा। और 4500 का ऐसा गुणनखंड करना है आपको जिसको घटाने पर 15 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर इसे का गुणनखंड क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं 75 गुणे 60, और 75 में हम 60 का गुणा कर घटाएं तो ये 15 आ जाएगा। अब 75 में 60 का गुणा कर दें तो ये 4500 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग कॉपी पर रफ कार्य कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 15 की जगह क्या लिख सकते हैं, 75 माइनस 60। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 की जगह लिखेंगे 75 माइनस 60, बाहर में x माइनस 2250 बराबर 0। अब ये आपका होगा 2x स्क्वायर प्लस ये 75x, अब माइनस ये 60x हो जाएगा, अब माइनस 2250 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो इसमें 4 पद मिल गया, तो 2 पद को एक साथ लेकर के कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको 2x प्लस 75 माइनस, यहाँ पर आपको कॉमन लेना है 30, तो ये 30 दूना 60, 2x होगा, और ये माइनस कॉमन लिए हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा। और इससे आप 30 का भाग हम 2250 में देंगे तो आपको मिलेगा 75 बार में ये कट जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट में समान आ गया, तो आपका गुणनखंड सही है, जिसे आप लिख सकते हैं 2x प्लस 75 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर x माइनस 30 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यहाँ पर 2x प्लस 75 बराबर 0 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x बराबर माइनस 75 और x बराबर माइनस 75 बटे 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं x का मान माइनस 75 बटे 2 है। तो x का हम क्या माने हैं, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या तो ऋणात्मक होगी नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असंभव। यह मान जो होगा आपका असंभव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब x माइनस 30 बराबर 0 से लिखेंगे, x माइनस 30 बराबर 0 से, तो आपका क्या होगा, x बराबर 30। अब ये आपका धनात्मक मान आ गया और एक पूर्ण संख्या आ गया, तो यहां हो जाएगा आपका बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या क्या होगी आपकी, 30 होगा। यहां पर जो ये बर्तनों की संख्या है, ये बर्तनों की संख्या आपकी 30 हो जाएगी। और यहां पर प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, प्रत्येक नग की लागत। अब प्रत्येक नग की लागत आप क्या माने हैं, यहां पर 2x प्लस 15, तो इसी में x का मान रख देना है, 2x प्लस 15, तो 2 गुणे x की जगह पर 30 प्लस 15, ये 30 दूना 60 होगा और प्लस 15। अब 60 में 15 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 75 रुपए, यानी प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, 75 रुपए। अब बर्तनों की संख्या क्या होगी, 30। तो इस प्रकार ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। इसमें भी अथवा करके 2 प्रश्न दिया है, किसी एक प्रश्न को आपको हल कर देना है। तो यहाँ पर दिया है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल के किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल जो है किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कौड़ी में 3 का मान 1.732 का प्रयोग करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसके फिगर को बनाएंगे, ग्राफ को बनाएंगे, तब ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा।
ये आपका है प्रश्न संख्या 4। तो यहां पर एक नदी है, इस प्रकार हम नदी को बना लेते हैं और नदी से ऊपर एक यहां पर पुल है, पुल पर एक बिंदु है। तो इस नदी से यहां पर पुल की ऊंचाई जो है वो यहां पर दिया है 5 मीटर। ये ऊंचाई जो है कितना है, 5 मीटर है। और यहां पुल से यहां पर क्षैतिज ये बना लें, ये आपका क्षैतिज तल। अब इस बिंदु से इस नदी के दोनों किनारों का अवनमन कोण, एक किनारे का अवनमन कोण जो है 45 अंश है और दूसरे किनारे का अवनमन कोण आपका 30 अंश दिया है। ये अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है। तो हमें ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। इसे हम मान लेते हैं बिंदु ए, बी और इसे सी मानते हैं और इसे डी मान लेते हैं। तो इस नदी की हमें चौड़ाई ज्ञात करना है ए से लेकर के बी तक की दूरी को। आप लोग ग्राफ परीक्षा में अच्छे तरीके से बनाएंगे क्योंकि ग्राफ पर भी नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 45 अंश का कोण बना है, तो ये कोण भी आपका 45 अंश होगा और ये कोण भी आपका कितना होगा, 30 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। अब यहां पर हमें लिखना है ये पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई ये सीडी बराबर 5 मीटर। अब हम यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में। अब यहां पर हम tan का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये ऊपर ये CD जो है लंब है और ये AD आधार है। तो जब लंब और आधार दोनों है तो यहां पर हम tan का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे tan 45 अंश बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब CD और आधार AD। अब tan 45 अंश का मान क्या होगा आपका, 1 होगा, बराबर CD के जगह क्या लिखेंगे 5, अब बटे AD के जगह पर AD लिख देंगे। अब यहाँ पर AD का गुणा 1 में करेंगे तो ये AD बराबर 5 आ जाएगा। ये जो आपका आ गया AD ये 5 मीटर आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज BDC में, समकोण त्रिभुज BDC में फिर उसी प्रकार अब हम यहाँ पर tan 30 अंश का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे tan 30 अंश बराबर जो कि होगा लंब बटे आधार, लंब यानी CD हो गया और आधार BD। यहाँ पर लिखेंगे CD बटे BD। tan 30 अंश का मान होगा 1 बटे कौड़ी में 3, CD के जगह लिखेंगे 5 और BD के जगह पर BD। हम यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा BD बराबर 5 कौड़ी में 3। तो ये BD का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, ये नदी की चौड़ाई क्या माने हैं आप, AB, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए AD और BD को जोड़ देना है। तो आप लिखेंगे नदी की चौड़ाई AB बराबर क्या कर देना है आपको, AD प्लस BD। अब AD आपका क्या है, AD जो है ये 5 मीटर है, तो 5 प्लस और BD के जगह पर ये 5 कौड़ी में 3। अब यहाँ पर 5 प्लस ये 5 गुणे कौड़ी में 3 का मान आपको क्या रखना है, 1.732, 1.732। अब 5 प्लस 5 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और 5 तियां 15, 1 16, 5 सते 35, 35 1 36 होगा और 5 1 कम 5 और 3 8, यानी 8.660। अब इसमें आपको
5 को जोड़ देना है, जो कि आएगा आपका 13.66 मीटर। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? 13.66 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 के अथवा वाला जो प्रश्न है इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें सिद्ध कीजिए कि कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस काट ए। ये हमें सिद्ध करके लाना है। ये आपका है प्रश्न संख्या 4 का अथवा, जो कि प्रश्न दिया है आपका कास ए माइनस साइन ए प्लस 1, अब बटे में कास ए प्लस साइन ए माइनस के 1 बराबर लाना है आपको कोसेक ए प्लस काट ए। तो हम लोग यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका है क्या? कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें करना क्या है आपको? यहां पर साइन ए कॉमन लेंगे। यहां पर जब साइन ए हम कॉमन लेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको कास ए बटे साइन ए, और माइनस यहां पर आपको 1 मिलेगा, और यहां मिलेगा 1 बटे साइन ए। इसी प्रकार हम नीचे भी कॉमन लेंगे साइन ए, तो यहां भी आपको मिलेगा कास ए बटे साइन ए और प्लस 1 और माइनस 1 बटे साइन ए। यहां साइन ए से साइन ए को काट देंगे, और यहां पर कास ए बटे साइन ए की जगह पर आपको क्या लिख देना है? काट ए माइनस 1 प्लस 1 बटे साइन ए की जगह पर कोसेक ए, और बटे यहां भी हो जाएगा आपका काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहां पर कोसेक ए और काट ए को एक पास हम लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा आपका कोसेक ए प्लस काट ए माइनस 1 बटे काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहां पर 1 की जगह पर आपको मान रखना है। यहां लिखेंगे कोसेक ए प्लस काट ए माइनस 1 की जगह पर आप क्या मान रखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, और ये पूरे का बटे हो जाएगा काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्योंकि यहां पर फार्मूला आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, ये आपका सूत्र होता है। तो आप यहां पर 1 की जगह पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर करना क्या है आपको? ये जो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देना है। अब यहां पर लिखेंगे कोसेक ए प्लस काट ए माइनस, इसको जो है एक बार लिखेंगे ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस काट ए
और थोड़ा सा जगह का अभाव है, रुकिए नीचे हम लिख देते हैं। इसे लिखेंगे कोसेक ए प्लस काट ए माइनस एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस काट ए और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस काट ए। ये मान हम रखेंगे। अब पूरे का बटे आपका हो जाएगा ये जो है काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहां पर हम देखते हैं कोसेक ए प्लस काट ए और कोसेक ए प्लस काट ए दोनों जगह हमें मिल गया, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। कोसेक ए प्लस काट ए, यहां पर जब ये कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहां पर 1 मिलेगा और माइनस ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस काट ए, ये वाला हमें मिल जाएगा। और बटे में क्या होगा आपका काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। एक बार ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो यहां पर होगा कोसेक ए प्लस काट ए और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी कोसेक ए और ये प्लस काट ए हो जाएगा। अब नीचे जो है ये जो काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको इसी रूप में लिख देंगे, यानी लिखेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस काट ए। अब देखिए ऊपर भी मिल गया 1 माइनस कोसेक ए प्लस काट ए और नीचे भी मिल गया 1 माइनस कोसेक ए प्लस काट ए। अब इसे हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा कोसेक ए प्लस काट ए प्राप्त हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, यहां पर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका सिद्ध हो गया। इसे लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 5 पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या 5 है, जो इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें एक 7 सेमी भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक दिया है। तो एक घन को हम बना लेते हैं इस तरीके से। आपका एक घन है, इसके ऊपरी फलक पर इस तरीके से एक अर्धगोला है जो रखा हुआ है। ये जो है अर्धगोला है। तो हमें ये जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास ज्ञात करना है और इस ब्लॉक की भुजा कितना है, 7 सेमी है। ये सब 7 सेमी है, क्योंकि घन का जो भुजा होता है वो सब बराबर होता है। तो ये 7 सेमी है, तो ये भी तो 7 सेमी होगा। ये भी कितना होगा, 7 सेमी होगा, जो कि ये अर्धगोले का व्यास है। अब यहां पर लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेमी। अब यहां पर लिखेंगे अर्धगोले
का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास कितना होगा, बराबर ये भी जितना इस घन की भुजा है उतना ही अर्धगोले की का व्यास होगा। तो बराबर क्या होगा, घन की भुजा बराबर कितना होगा, 7 सेमी। तो ये तो आपके एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेकिन इसका ये ठोस जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर आपका क्या होगा, व्यास बटे 2 यानी 7/2 सेमी होगा। अब हमें निकालना क्या है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पर देखिए, इस ठोस के पांचों फलक का क्षेत्रफल और प्लस ये छठवें फलक में ये जो कोना बच रहा है इस कोने का क्षेत्रफल, इसको जोड़ेंगे और प्लस ये जो अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे ये पांचों फलक का जो है क्षेत्रफल का मतलब 5a² प्लस ये जो चारों कोना है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस एक फलक के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना है, यानी a² माइनस पाई r² और प्लस यहां पर आपको क्या कर देना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 2 पाई r²। अब इसी में हमें मान रख देना है। तो यहाँ पर 5 गुणे a की जगह पे a है क्या, आपके घन की भुजा है, तो 7 का स्क्वायर प्लस फिर a की जगह पर 7 का स्क्वायर माइनस पाई की जगह पर 22/7 और गुणे r की जगह पे लिखेंगे ये 7/2, फिर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 7/2 अब प्लस 2 गुणे पाई की जगह 22/7 गुणे 7/2 और गुणे 7/2। अब यहाँ पर ये एक 7 को काट देंगे और 2 से 22 को काटेंगे तो ये 11 बार। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और 49 में हम जब 5 का गुणा करेंगे तो ये 245 होगा प्लस ये 7 का वर्ग 49 आपका होगा माइनस ये 11×7=77/2 मिल जाएगा। फिर यहाँ भी 7 से 7 को काटेंगे और ये 2 से 2 को काटेंगे और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में, यानी ये मिलेगा आपको 11×7=77। अब यहाँ पर क्या कर देना है आपको, 245 प्लस 49 माइनस यहाँ पर 77 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 2 8 16 और 2 5 10 यानी 38.5 होगा प्लस 77। यहाँ पर 200 ये 45 है, ये आपका 245 प्लस ये 49 में से 38.5 आपको घटाना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10.5 प्लस 77। अब इसको आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे मिलेगा ये 5 7 0 और 5 यानी ये 12 हो जाएगा। फिर 7 1 8 8 4 12 और 12 1 13 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 1 3 यानी 332.5 सेमी स्क्वायर ये जो होगा आपके पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम लोग इस प्रश्न संख्या 5 के का जो ये अथवा प्रश्न है इसको भी हल कर लेते हैं। तो इस प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न जो है समाप्त हो जाएंगे, जिसमें दिया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेमी है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3 कणी में 2 सेमी है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए।
पाई का मान क्या रखना है आपको, 3.14। पाई का मान जो है 3.14 का प्रयोग करना है। ये आपका प्रश्न संख्या 5 का अथवा है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को बना लेते हैं। ग्राफ को बनाने पर प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। तो यहाँ पर आपका एक अर्धगोला है, इस तरीके से एक अर्धगोला है, इसी पर एक शंकु रखा हुआ है, इस तरीके से एक शंकु रखा है, इस तरीके से एक शंकु रखा है। तो इसमें दिया है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी। यहां पर ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, ये 3 सेमी। और इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दिया है, ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये आपका दिया है 3 कड़ी में 2 सेमी। तो हमें क्या करना है, इस पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो इस पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, शंकु के आयतन में इस अर्धगोले के आयतन को जोड़ देना है। तो यहां पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। त्रिज्या यानी r बराबर कितना है, 3 सेमी। जितना शंकु की त्रिज्या है उतना ही अर्धगोले की भी त्रिज्या है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, यल बराबर 3 कड़ी में 2 सेमी। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आपका क्या है, यहां पर हम लिख सकते हैं यल बराबर कड़ी में h² प्लस r² बराबर 3 कड़ी में 2। तो h का मान तो हमें दिया नहीं है, इसको निकालना है। तो h² प्लस r के जगह क्या लिखेंगे, 3 का वर्ग बराबर 3 कड़ी में 2। अब यहां पर मिलेगा h² प्लस 9 बराबर 3 कड़ी में 2। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा h² प्लस 9 बराबर, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 गुणे 2, यानी h² प्लस 9 बराबर ये 9 दूना 18। अब 9 को हम पाछांतर करेंगे तो h² बराबर 18 माइनस 9, यानी h² बराबर आपका मिलेगा 9। तो h बराबर 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 सेमी, यानी शंकु की ऊंचाई जो है वो भी कितनी आ गई, 3 सेमी। अब हमें क्या कर देना है, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। अब यहां पर लिखेंगे ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होगा, इस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r पर क्यूब। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1/3 पाई और ये r² जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मिलेगा क्या आपको, h प्लस यहाँ 2r मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1/3, यहाँ पर पाई की जगह पे आपको मान रख देना है 3.14, 3.14 और r के जगह पर क्या रख देना है, 3 का स्क्वायर। और h की जगह पर आपको क्या रखना है, 3 प्लस 2 गुणे r की जगह पर 3। अब यहाँ पर 1 3 से 1 3 कटेगा, यानी 3.14 गुणे 3 मिलेगा। और यहाँ ब्रैकेट में 3 प्लस 3 दूना 6। अब यहाँ पर 3 का हम लोग गुणा करेंगे तो मिलेगा 3 चौक 12,
3 एकम 3 1 4 और 3 तिया 9 यानी 9.4 2 हो जाएगा और गुणे 6 और 3 9। अब 9 का यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 को 8, 9 चौक 36 1 37 को 7 और 9 नवा 81, 81 और 3 84 यानी 84.78 सेमी पर क्यूब। ये जो होगा आपका इस ठोस का आयतन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है आपके प्रश्न का उत्तर है और आपका ये जो प्रश्न पत्र जो है इसके सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम अगली वीडियो में आप लोगों से सेट 3 2025 में आए हुए प्रश्न पत्र जिसका पेपर कोड 822 BX है, इस पर चर्चा करेंगे।